हम्म। तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर है उसमें तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दोनों साल के लिए सेम है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है, 60,000 सेम है। सैलरी बांटी तुमने सैलरी बांटी तुमने 14,400, 16,000, 30,000। और बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट बांटा तुमने कितना? 14,000 और 16,000। हाँ, 30,000 बढ़ गया। उसके बाद तुमने वो बांटा, डिविजिबल प्रॉफिट। 15, 10 और 5। तो ये 15, 10 और 5 के बाद टोटल टोटल कितने हो गए इनके? अरे, इंडिविजुअल व्यक्ति के टोटल कितने हो गए? 29, 26 और 5। अब पुराने कितने हैं उनके? 29 हो गए, जिसके उसको तुमने दे रखे हैं 24,000, तो 5,000 देना पड़ेंगे। क्यू को दे रखे हैं तुमने 21,600, और तुम्हें देने हैं 26,000, तो 4,400। और आर को दे रखे हैं 14,400, और देने हैं केवल 5,000, तो इसका 9,400 डेबिट होगा। डेबिट कितना करोगे? 14,400 को 5,000 पे लाना है, कितना डेबिट करोगे? 9,400। 600 किससे आ रहा है? तुमने किसी को 14,400 दे रखे हैं, देने 5,000 है, कितने ज्यादा दे रखे हैं तुमने? इसमें से इसको माइनस करोगे ना। 14,400 में से 5,000 माइनस कर लो। तो ये 9,400। ये पहले साल में तुमने गलत दिए थे, इतने पैसे देने थे, पर ये ये एडजस्टिंग एंट्री दो बार भी करोगे तो भी हो जाएगा, और दूसरे केस में भी वैसे ही करके बस पीएसआर बदल गया है। हाँ, तो ऐसे करके टोटल करके प्रेजेंट कर देंगे दूसरे साल करने के बाद कि टोटल में इतना चेंज आया है। इसको 10,000 मिलने चाहिए 2 सालों के लिए, इसको 7,800 मिलना चाहिए, और इससे लेना है 17,800, इसको ज्यादा दे दिए हैं। तो सिर्फ ये सिंगल एडजस्टिंग एंट्री होगी ऑन 1 अप्रैल 2018, क्वेश्चन के हिसाब से। तो ऑन 1 अप्रैल 2018 एक ही एंट्री होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखो, और देखो कि सबसे पहले तो गुडविल का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ गुडविल क्या है? ये तुमने इसकी कैटेगरी बताई है, मीनिंग नहीं बताया। इंटेंजिबल असेट, ये इसका कैटेगरी है। मीनिंग चाहिए, गुडविल का क्या मतलब होता है? रेपुटेशन। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। इससे होता क्या है? अच्छे का क्या मतलब है? हम्म। एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। ए के पास गुडविल है और बी के पास गुडविल नहीं है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लंबा चलेगा, मतलब तुम्हारा लेना देना इससे कि ड्यूरेशन अच्छी होगी। अच्छे का क्या मतलब है? अकाउंट्स केवल प्रॉफिट को कंसिडर करेगा जो मॉनेटरी आइटम है। प्रॉफिट पे क्या असर आने वाला है? ये लोग एवरेज प्रॉफिट कमाएंगे। एवरेज प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जैसे इंडस्ट्री का कोई एवरेज है कि भाई आप 1 लाख रुपए लगाते हो और 10% प्रॉफिट होता है, तो ये 10% ही कमाएंगे। जिसके पास गुडविल है वो उसी 1 लाख रुपए पे, उसी कैपिटल पे, इस फर्म ने भी इस मिस्टर बी ने भी कैपिटल लगाई है, ए ने भी कैपिटल लगाई है, पर ए की कैपिटल ज्यादा रिटर्न अर्न करके देगी। प्रॉफिट मोर देन एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल की वजह से हम
एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि तुमने आज ही बिजनेस शुरू करा और तुम भी अगर हमारे बिजनेस इस जो हमारी बिजनेस की लाइन है अगर उसमें पैसा लगाओगे तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, और एवरेज प्रॉफिट मिलेगा जो हर किसी को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लेके कोई रेपुटेशन क्रिएटेड नहीं है कस्टमर के मन में। कस्टमर, जैसे आज कोई मिठाई की दुकान खोलेगा तो कोई वो कस्टमर ही उस दुकान पे जाएंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंडम कस्टमर है वो चले जाएंगे। लेकिन जो लोग रेपुटेशन देख के बिजनेस की जाना है, जिनको बाफना की दुकान पे या श्रीगंगा पे, वो एडिशनल प्रॉफिट उनकी गुडविल की कमा रहे हैं। मतलब वो एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो जब वो लोग कैपिटल लगाते हैं तो उनका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बिजनेसेस। तो ये जो डिफरेंस है ये गुडविल की वजह से है। तो ये प्रॉफिट के भाषा में बताना पड़ता है कि आखिर गुडविल की वजह से इम्पैक्ट क्या आएगा। तो ये लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे एज कंपेयर टू अदर बिजनेस जिनके पास गुडविल नहीं है। तो वो ज्यादा कैसे दिखाएं? तो जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं वो एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं, और ये लोग सुपर प्रॉफिट कमाते हैं। यस, मतलब कि ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। अब सवाल ये है कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाए। हाउ कैन वी कैलकुलेट आर गुडविल? पहले तो इसमें पढ़ो क्या क्या लिखा है। सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा है? मीनिंग ऑफ गुडविल। पढ़ के देखो क्या लिखा है। बुक की डेफिनेशन में उसने लाइन क्या लिखी है? गुडविल इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। अभी कोई तेरा बिजनेस खरीदे, कोई व्यक्ति, तो पूरा बिजनेस खरीदना है नाम सहित, तुझे बेचना है, तो तू उससे गुडविल के कितने पैसे मांगेगा? क्या ग्राउंड बनाएगा गुडविल के लिए? अभी गुडविल के लिए मैंने ग्राउंड बताया, प्रॉफिट से रिलेटेड ग्राउंड है। और तुझे लगता है कि यार मेरा बिजनेस खरीद रहे हो तो तुम्हें जो है वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे इससे, तो वो जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के भी आप उसको बता सकते हो। ये एक ही टर्म है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि फ्यूचर में होने, वो रियल प्रॉफिट नहीं है, वो तो फ्यूचर में आप कमाते। उसकी पीवी निकाल दो। ये पीवी क्या होती है सर? पीवी वही होती है, इंटरेस्ट से रिलेशन, प्रिंसिपल इक्वल्स टू, या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। ये अमाउंट क्या है? फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि आज जो पैसे जमा करते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। तो गुडविल की जो डेफिनेशन बुक में लिखी है वो एक ये लिखी है ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। तो आप एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट निकालो पहले। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट कैसे निकलेंगे पता है? जैसे 20,000 रुपए का प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है, 15,000 रुपए होने का प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है, 10,000 रुपए के प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है। सपोज इसके 0.3, 0.5, 0.2 है। तो आप पहले इनको करो मल्टीप्लाई, फिर आपकी एक निकलेगी, यहाँ पे सब फिगर्स आएंगे और यहाँ पे आपकी निकल जाएगी टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो इशू क्रिएट कर रहा है। हाँ, तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की फिर आप निकालो प्रेजेंट वैल्यू। क्या हटा के? इंटरेस्ट पोर्शन हटा के। नहीं, ये सारे नहीं हटाएंगे, ये तो प्रोबेबिलिटी है होने की। जैसे तुमको क्या गारंटी कि 20,000 का ही प्रॉफिट होगा हर बार? उम्मीद लगाते हो ना कि 20 का होने। नहीं, वो देता है क्वेश्चन में। 20,000 होने की प्रोबेबिलिटी ये है, 15,000 होने की प्रोबेबिलिटी है, 10,000 होने की प्रोबेबिलिटी है। और अभी तो क्वेश्चन बहुत दूर है यहाँ से, अभी तो सिर्फ गुडविल समझाना है कि भाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकलता है वो समझा रहा हूँ मैं। तो ये प्रॉफिट्स हैं, इनके होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, उन प्रोबेबिलिटी से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकलेगा और उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को पीवी कर दोगे, मतलब इसका इंटरेस्ट पोर्शन हटा दोगे, तो ये निकल जाएगा। और ये कंपाउंड से इंटरेस्ट से चलता है पीवी। तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो 1+i⁴n लगता है प्रिंसिपल पे अमाउंट बनाने के लिए। 1+i⁴n, आई मतलब इंटरेस्ट रेट, R/100 लिखते थे जिसको तुम, और n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स।
तो 1 + i⁴n डिनोमिनेटर में आ जाता है, मतलब ये फैक्टर से डिवाइड हो जाता है अमाउंट। अभी से ये टेंशन ले लो कि मेरे को ये फॉर्मूला याद करना है, क्या फॉर्मूला है ही नहीं वो। होता तो मेरे को याद होता क्या। फॉर्मूला क्या होता है। हम कुछ याद कर लेंगे, उसमें पुट कर देंगे तो कुछ आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला है ही नहीं। वो तो जहां यूज आएगा उसका तब देखते हैं। अभी उसको फॉर्मूला मत पढ़ो, आगे पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, ये इंटेंजिबल है, ये सेपरेट है बिजनेस की बाकी एसेट से। मतलब बस जैसे हम वो क्वेश्चन करते हैं कि नेट असेट निकालते हैं, असेट लाइबिलिटी अलग है और गुडविल की वैल्यू अलग से पे करते हैं। और क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट से हायर प्रॉफिट कमाते हो इस एलिमेंट की वजह से। कैपिटल तो सबने लगाई, अभी कोई नई बुक दुकान खोले, एक व्यक्ति है जिसकी गुडविल है, सेम साइज की दुकान खोल लो, सेम क्वांटिटी रख लो, गुड्स की सेम क्वालिटी रख लो, फिर भी उसकी दुकान पे लोग ज्यादा जा रहे हैं। वो नॉर्मल प्रॉफिट जो भी कमाना था उससे ज्यादा कमाता है वो। तो वो उसी को हम गुडविल, वो किस एलिमेंट की वजह से, गुडविल के एलिमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये वन टाइम रीडिंग था, आगे चलो। ये सब वन टाइम रीडिंग है। ये वही बात लिखी है कि आपके कस्टमर फ्रिक्वेंटली आपके पास आते हैं गुडविल की वजह से। इसमें कुछ नई बात नहीं है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसकी मल्टीपल मेथड्स है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से गुडविल निकालता है। पर अपने हिसाब का ये मतलब नहीं कि मैं तो कुछ भी मान लूंगा। 3 मेथड है जो मार्केट में ट्रेंड में है, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं। पर तुम्हारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं, उन 3 मेथड में से ही कोई एक मेथड लगानी पड़ेगी। तो वो 3 मेथड क्यों है, एक मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट सब्जेक्टिव है। किसी चीज को सब्जेक्टिव तब बोला जाता है जहां पे व्यक्ति अपने ओपिनियन के हिसाब से चीजों को कैलकुलेट कर सके, जिसमें ओपिनियन एलिमेंट भी शामिल हो, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। जिसे बोलते हैं आंसर सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। एक एग्जाम होती है ऑब्जेक्टिव, उसके अंदर 4 ऑप्शन में से एक ही ठीक है, उसमें हिल नहीं सकता कुछ आंसर। और एक एग्जाम होती है सब्जेक्टिव, जिसके अंदर हर बच्चा अपने हिसाब से आंसर लिखता है, तो कंटेंट सबने पढ़ा है, उसमें उनका ओपिनियन एलिमेंट भी शामिल होता है, इसलिए उस एग्जाम को सब्जेक्टिव एग्जाम बोला जाता है। वैसे ही ये कंसेप्ट सब्जेक्टिव है, इसलिए इसकी 3 मेथड्स हैं। और हर कंपनी अपने हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करती है, कोई एवरेज प्रॉफिट पे करती है, कोई सुपर प्रॉफिट पे करती है, और कोई कैपिटलाइजेशन मेथड इस्तेमाल करती है। तो वो 3 मेथड्स हैं गुडविल की। इस लाइन की वजह से ही हम वो 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। आगे चलो। अब ये जो है ये कहानी आगे जाके हमें समझनी पड़ेगी। अभी मैं इसका एक बेसिक समझाता हूँ। पहले तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पे ही रुको, ये आगे के चैप्टर में कवर होगी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट कैसे होगी। ये जो लाइन लिखी है ये एडजस्टमेंट के बारे में लिखी है, कि कोई पार्टनर अगर एडमिट होगा मतलब कोई नया पार्टनर आएगा। हाँ, तो उस समय पे जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो अपनी गुडविल सेक्रीफाइस करेंगे, क्यों। क्योंकि नया पार्टनर इस फर्म का हिस्सा हो जाएगा और वो भी ये गुडविल एंजॉय करेगा। तो कोई चीज, तो पैसे ले लोगे तो गुडविल तो सेक्रीफाइस ही करोगे ना। क्या बात एक ही हो गई। तुम कुछ दोगे उसी के बदले तो पैसा ले रहे हो। तो वो पैसा किस ग्राउंड पे मान रहे हो, सेक्रीफाइस करने के नाम पे, गुडविल नहीं। गुडविल सेक्रीफाइस कर रहे हो तुम उसको। उसके पास भी अब गुडविल हो जाएगी क्योंकि वो इस फर्म का हिस्सा हो गया है। उसके पैसे मांगते हो, तो वो तो उसका क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन है जो तुम डिमांड कर रहे हो, क्योंकि तुम उसे गुडविल सेक्रीफाइस करके, ये वो वाली बातें। एडमिशन के समय पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की बात होती है, और कोई पार्टनर जब जाता है फर्म छोड़ के, तो बाकी के जो पार्टनर रह जाते हैं वो उसकी गुडविल का पोर्शन गेन करते हैं, वहां पे वो गेनिंग पार्टनर कहलाते हैं। तो ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर क्या रेशो बनेंगे, ये आगे आने वाले एडमिशन और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में कवर होने वाले हैं। इसलिए इसको यहाँ इससे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पर हमें इस चैप्टर में जो फोकस करना है वो ये फोकस करना है कि आखिर गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है। आगे क्या टॉपिक है। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा थ्योरी पे इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगले चैप्टर्स की कंटेंट है ये सब। फैक्टर अफेक्टिंग टाइप ऑफ गुडविल, हाँ ये पढ़ो, ये काम की कहानी है।
परचेज गुडविल मतलब जैसे कि कोई ऑलरेडी वही रनिंग बिजनेस है, जैसे श्रीगंगा है, हम्म। और मैंने श्रीगंगा खरीद लिया, और उस नाम भी आया उसका मेरे साथ, श्रीगंगा पूरा खरीद लिया मैंने नाम से। हम्म। तो लोग मेरे पास आना पसंद करेंगे क्योंकि वो लोग नाम देख के आते हैं। हम्म। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब वही कि श्रीगंगा ने श्रीगंगा बनाया, श्रीगंगा के ओनर ने श्रीगंगा बनाया, हम्म। और वो मतलब अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते गए, तो उनने अपनी एक मार्केट में गुडविल बना ली कि लोग अभी उनके पास ही आएंगे, तो कोई हम्म। नया खुलेगा उसके बाद नहीं, बस। अब इसमें मैं अगर पूछूं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एक्वायर करोगे तो अकाउंटिंग एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल जैसे जैसे जनरेट होगी उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? इसकी रिकॉर्डिंग कब करोगे? एंड ऑफ द ईयर? हाँ, लास्ट तक। किस चीज को रिकॉर्ड करते हो तुम? नहीं, अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग किन चीजों की करते हो? हाँ, सेल्फ जैसे जनरेटेड। फिर परचेज गुडविल को, हाँ, ये क्या है, ये AS 26, अच्छा okay। हर चीज के नियम है कि उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। उन रूल्स को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 नंबर, उसमें पूरे रूल्स लिखे हैं कि गुडविल कब रिकॉर्ड होगी, और ये बात उसी में लिखी है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी एट द टाइम ऑफ जनरेशन। लेकिन परचेज श्रीगंगा, कर, अरे फिर वही बात है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात चल रही है तो परचेस कहाँ से आ गया इसमें? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बात परचेज गुडविल की कर ही नहीं रहा। परचेज गुडविल वो होती है कि मैं कोई चीज खरीदने गया हूँ तो मेरे को उसके पैसे देने हैं। मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ नॉट टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ जनरेशन। वो जनरेट जब हो रही है तब रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। रीजन है नो ट्रांजेक्शन। कब किया ट्रांजेक्शन, कोई लेन देन हुआ क्या किसी के साथ? तो रिकॉर्ड कैसे हो जाए? बेसिक रूल है अकाउंटिंग का, ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता है। लेकिन जब इसको सेल करोगे, मैंने मेरी गुडविल बनाई धीरे धीरे कर, किसी से नहीं खरीदी, मेरी ब्रांड मैंने बनाई। अब मैं ये बिजनेस बेच रहा हूँ विथ ब्रांड, तो ब्रांड के नाम पे मतलब गुडविल के नाम पे मैं पैसा ले रहा हूँ, ये रिकॉर्ड होगा। क्या ट्रांजेक्शन हुआ है? क्योंकि सेल के टाइम पे तो सारी गुडविल रिकॉर्डेड होती है, भले वो सेल्फ जनरेटेड नेचर की रही हो या परचेज नेचर की। लेकिन परचेज गुडविल तो वहां पे ट्रांजेक्शन हुआ है गुडविल परचेज की। जब मैं बात ही केवल सेल्फ जनरेटेड की कर रहा हूँ तो उसमें परचेज को मिक्स कर रहा हूँ, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्या रिकॉर्ड होगा क्या नहीं होगा। और ये सारी कहानी ये लिखी है AS 26 में, इंटेंजिबल असेट परचेज prescribes that purchase goodwill may be recognized in the books of account and write off in the earliest within the estimated useful life। क्योंकि उस गुडविल की भी एक लाइफ है, धीरे धीरे आपका भी तो ब्रांड बन जाएगा। तो आपको ये लगता है कि यार जो खरीदा हुआ नाम है ये मेरे को 10 साल बेनिफिट देगा, तो जैसे डेप्रिसिएशन 10 साल में खत्म कर देते हो वो असेट डेप लगा लगा के, वैसे ये अमोर्टाइजेशन लगा लगा के खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई? टू बी अमोर्टाइज्ड ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ। और डेप्रिसिएशन की जैसी एंट्रीज होती हैं वैसी इसकी एंट्रीज होंगी। फिक्स असेट पे डेप लगता है, और इंटेंजिबल असेट पे, मतलब टेंजिबल असेट पे डेप लगता है। इसका खोलो ये पेज। टेंजिबल असेट पे डेप लगता है और इंटेंजिबल असेट पे अमोर्टाइजेशन कहलाता है वो लॉस। लॉस सेम ही है। आगे इलस्ट्रेशन। नहीं, बिल्कुल अलग मीनिंग निकाल रहे हो, जरा ध्यान से पढ़ो। Purchase means the number of years for which the firm is likely to earn similar profit after change in ownership because of the effort put in the past.
समझ नहीं आ रहा ना। हम्म। हम पहले तो टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं इसको समझो, ये टर्म इसमें बार बार यूज होगी इसलिए वो टर्म पढ़ने के मैं बताता हूँ। वैल्यू ऑफ गुडविल कोई कहे कि निकाल दो, किसी भी बिजनेस की वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो। जैसे कि सपोज श्रीगंगा के आज वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है, तो हम कैसे निकालें? इसको निकालने के लिए लोग तीन तरह की अलग अलग मेथड्स अप्लाई करते हैं, जो हमारे सिलेबस में और भी होती हैं। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। सबके अपने अपने लॉजिक हैं और सबके और लॉजिक ठीक है। उसमें से फिलहाल मेरा फोकस एवरेज प्रॉफिट पे है। एक टर्म है जो बार बार यूज होगी और उसका नाम है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये क्या है? सपोज करो आज कोई शॉप है, स्वीट शॉप, वो एवरेज प्रॉफिट कमा रही है 3 लाख रुपए। ये 3 लाख का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला? आपने सपोज पीछे 10 साल या 5 साल के प्रॉफिट इकट्ठे किए और उनका एवरेज कर लिया। एवरेज कैसे करते हो? सबको सम किया डिवाइडेड बाय 5। 3 साल का एवरेज करना है तो 3 साल के प्रॉफिट ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। एवरेज का ही मतलब होता है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ऐसे करके तुमने एक एवरेज प्रॉफिट निकाला जो कि आया 3 लाख। अब तुम्हें लगता है कि आगे आने वाली जो भी लाइफ है इसकी, उसमें ऑनरशिप तो बदल जाएगी, और ऑनरशिप चेंज हो जाने के बाद भी लोगों को पता चल जाएगा कि ऑनर बदल गया है। फिर भी ये तीन, इवन आफ्टर ऑनरशिप चेंज, ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कितने साल तक ये बिजनेस कमा सकता है, इसकी जो उम्मीद है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मतलब इवन आफ्टर चेंजिंग इन ऑनरशिप, जो प्रॉफिट आज कमा रही है कंपनी, वो ही प्रॉफिट वो कमाती रहेगी। तो लोगों का टेंडेंसी बदल जाएगी ना कुछ समय बाद, ये वो ऑनरशिप बदल गई है, तो इवन दो चेंज हो जाए ऑनरशिप फिर भी आप कमाओगे। ये डेटा देता है वो बार बार, तो मैंने एक बार समझा दिया इसको। अब तुम सीधे क्वेश्चन पढ़ोगे तो कहानी समझ में आएगी। इलस्ट्रेशन 2 पढ़ो, क्या लिखा है। STZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। तीन पार्टनर है, तीनों इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। दे एडमिट डारा इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम द 1 April, 1/4 share of profit. For this purpose, goodwill is to be valued at the twice the average annual profit of the previous 3 or 4 year, whichever is higher। अब तुमको लग रहा है कि एडमिशन हो गया, उसने एडमिशन पे क्वेश्चन ही नहीं ले गया। वो बोल रहा है, वो एक रीजन है कि उसे गुडविल क्यों कैलकुलेट करनी है। उसकी बात समझ में आ रही है? अभी मैं आऊंगा इस लॉजिक पे कि गुडविल कब कब कैलकुलेट होती है। भैया वो नया बंदा आएगा, तो जिस दिन वो नया नया आया है हम उसको एक वर्थ तो बताएंगे ना कि हमारे बिजनेस की गुडविल है। भले हमने जीरो से शुरू किया हो, STZ ने जीरो से शुरू किया हो, पर जिस दिन दारा आएगा उसको बताना पड़ेगा कि नहीं तुम्हारे गुडविल को पैसे दे। तो पूछेगा भैया कितने पैसे? तो कैसे बताओगे कितने पैसे? पहले तुम खुद क्या कैलकुलेट करोगे? गुडविल। फिर उसको बताओगे हमने इस बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करी और हमारी गुडविल की वैल्यू ये है और तुझे इसका शेयर भी देना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कहानी वो है, उसके एडमिशन से हम कुछ नहीं कर रहे। हम बस ये बोल रहे हैं क्योंकि वो एडमिट, ये कहानी घुमा के बता रहा है कि भाई तीन पार्टनर है, एक आ रहा है, तो क्योंकि वो आ रहा है इसलिए हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। मेन मुद्दा तो यहां से शुरू है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ये लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो पहले तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालो, उसका ट्वाइस कर दो। पर ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट अभी कहीं कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं आया है। ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4, और विच मतलब कॉमा विच एवर इज। आपको 3 और 4 दोनों नहीं लेने हैं, जिसका हायर है वो लेना है। तो आप एक काम करो, 3 ईयर का एवरेज निकालो, 4 ईयर का एवरेज निकालो,
जो एवरेज ज्यादा है वो वाला एवरेज लो, और उस एवरेज का ट्वाइस करो, तो क्या आ जाएगी? गुडविल। समझ में आई बात? अभी तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ है। द एनुअल प्रॉफिट ऑफ द पर्पस ऑफ द फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। तो प्रॉफिट पास 4 ईयर। अब पहले तो ना क्वेश्चन में अ- अरे कुछ क्यों इंटू टू और अपॉन थ्री कर रहे हो? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो दोनों साल के, उसमें से हायर वाले को ही काम में लेना है अपने को। फिगर ऐड करके अपॉन 3 करके और और एक बार चारों फिगर ऐड करके अपॉन 4 करके। तो वही कह रहा हूं, पहली स्टेप में ये करो कि दोनों के एवरेज प्रॉफिट निकालो। इन दोनों के एवरेज प्रॉफिट में से जो हायर एवरेज प्रॉफिट आया उसको इंटू टू कर देना। बात समझ में आई? ऐसा तुम्हें लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा 4 का ही हायर आएगा? छोटे फिगर। तो फिर वो हमको कैलकुलेट करके पता चल जाएगा। जिसका भी आएगा इंटू टू करने से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तुम सारा दिमाग इसमें लगा लो, अभी मैं जो समझा रहा हूँ उसमें मत लगाना। नहीं, कहाँ था मैंने जो सारी बात बताई, पता है सारा दिमाग कहाँ था? ये दो लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने में। उस पर ध्यान नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं इसको कैलकुलेट कैसे कर लूंगा। वो तो हो ही जाएगा। उसकी क्या चिंता करना है? ये इंटरप्रेट नहीं हुआ ना अगर, तो तुम कितना ही अच्छे वाले कैलकुलेशन कराओ, वो गया। उसका कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरी चीज दिमाग लगाने की थी, प्लानिंग, जिसपे मैं तुम्हें बार बार करेक्ट कर रहा था कि पहले क्या करो। तुम सीधे बोले मैं डिवाइड बाय थ्री इंटू टू कर दूंगा। क्यों? जो उसका पहले एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, 3 साल के लिए तीन फिगर्स। अब अभी पता है दिमाग की जरूरत ये तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो अभी। इन पे ध्यान दिया तुमने? 24 कहाँ लिखा 23? ये उल्टे लिख देता है कभी वो, कभी सीधे लिख देता है। तुम्हें प्रीवियस थ्री, अब इसमें 6 साल लिख देता, तो तुम्हें प्रीवियस थ्री और प्रीवियस फोर ही जाना है। मतलब तुम्हें ईयर से ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे सब जगह कॉन्शियसनेस चाहिए, वो तो हो ही जाएगा। उसकी हड़बड़ी मत करो। अभी जैसे ये उसने ये एवरेज निकाला और उसका इंटू टू करके ही आंसर निकाल दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। 4 ईयर का एवरेज जो है वो हायर मिला उसको 3 साल से, जब उसने कैलकुलेशन करके देखा होगा। बात समझ में आई? ये कैसे किया उसने वो करके भी बता दिया। पिछले 3 साल का मतलब देखो, 48, 30 और 31, 200, इसका टोटल किया, डिवाइडेड बाय थ्री कर लिया, ये 3 साल का एवरेज। चारों को टोटल किया, चार से डिवाइड कर लिया, ये 4 साल का एवरेज। दोनों में से हायर कौन सा? 37,925। 37,925 इंटू टू, ये आंसर। नहीं, पूरे थोड़ी दे देगा वो, अपना शेयर देगा केवल। ये किसकी गुडविल है? पूरी फर्म की। अगर वो 1/4 के लिए आ रहा है तो वो कितना पैसा देगा? इसका 1/4। हाँ, और जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको उतने उतने पैसे मिल जाएंगे। वो 1/4 का जो कैलकुलेशन होगा। पर वहां तक जाना ही नहीं है, तुम उधर ज्यादा सोच रहे हो अभी। पहले गुडविल निकालने पे अगर हम कंफर्म हो गए तो वो तो अगले चैप्टर में हमको सीखना ही है, उसकी क्या चिंता है? एडमिशन में आएगा ये सब कुछ जितना हमने अभी तक पढ़ा है, कहानी, है ना? आगे चलो, हर क्वेश्चन में सारी कहानियां नहीं आएंगी, थोड़ी थोड़ी आएंगी। अगला क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या है, और अब इस बार इंटरप्रिटेशन सही करना, जहां दिमाग लगाने को बोल रहा हूँ वहां लगाओ। शाम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द अगले अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है गुडविल टू बी वैल्यूड फॉर 3 ईयर परचेज। ये पूरा एक साथ पढ़ना पड़ेगा। गुडविल टू बी वैल्यूड फॉर 3 ईयर परचेज। अभी मैंने ये टर्म सिखाई है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है। मतलब इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये 3 से। किसका? फॉर एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। वो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, और जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उससे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 साल उम्मीद है ऐसे का ऐसा प्रॉफिट आने की, तो वो बनी तुम्हारी वैल्यू ऑफ गुडविल। नहीं आई बात समझ में? 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट है ना, या ये पूरा एक साथ पढ़ो ना, 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और 3 ईयर परचेज करो उस पे, मतलब उसको इंटू थ्री करो, तो क्या निकलेगी? गुडविल। कितने साल के प्रॉफिट दे दिए उसने? 5 साल के। बस पांचों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 5 करो, या 40,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू थ्री करो, 1,20,000 क्या आ गई? गुडविल की वैल्यू। ये बात समझ में आई क्या?
आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। हाँ, ये मजेदार चीज है। पहले तो नॉर्मल और एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? अगर आप कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब से ये फायर फायर आग वाग नहीं लगी, आपका स्टॉक खराब नहीं हुआ ऐसा कुछ, या मार्केट का वो नहीं ये है सब गिरा। एग्जाम्पल बोल रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल क्या होता है? जो कुछ हो रहा है एक्सपेक्टेड हो रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हर लॉस एबनॉर्मल होता है। तुम ये बोल रहे हो कोई लॉस हो गया तो एबनॉर्मल हो गया, नहीं नहीं नहीं। लॉसेस भी नॉर्मल होते हैं। सब कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है कि बिजनेस का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, उसके अंदर लॉसेस होंगे तो वो वाले लॉस भी नॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल वो होता है जिसकी प्लानिंग ना की गई हो, समथिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड। नॉट एक्सपेक्टेड थिंग्स को हम बोलते हैं एबनॉर्मल हुआ कुछ। तो जो तुम एग्जांपल बोल रहे हो, अगर वो एक्सपेक्टेड नहीं है, ऑब्वियसली किसी बिजनेस में एक्सपेक्टेड है कि आग लग जाएगी, तो इसलिए वो एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। फ्लड आ जाएगा, तो ऐसी कोई चीज जो ना कि प्लान की जा सकती थी, ना हमारे कंट्रोल में है, और ना ही उसकी एक्सपेक्टेशन थी, उनको हम एबनॉर्मल बोलते हैं। तो अगर किसी साल के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल आइटम का इम्पैक्ट है, तो उस साल वो वाली चीज हमारे कंट्रोल में नहीं थी। बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाना चाहिए था, उस एबनॉर्मल आइटम के इम्पैक्ट को रिवर्स करके उसको क्या बनाओ? नॉर्मल प्रॉफिट बनाओ। तो गुडविल ऑलवेज कैलकुलेट होती है नॉर्मल प्रॉफिट्स पे। तो अगर किसी साल कोई प्रॉफिट एबनॉर्मल दे दिया गया है और हमको उसको यूज करना है अपने एवरेज वगैरह में, तो उसको क्या बनाओ एबनॉर्मल से नॉर्मल बनाओ। ऑलवेज यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में यूज होंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट यूज नहीं होंगे। अब सपोज कोई एबनॉर्मेलिटी है, कभी कभी एबनॉर्मल गेन भी हो जाते हैं, केवल लॉस नहीं होते। तो अगर कोई लॉस हो गया, सपोज मैं कहूं कि 20,000 रुपए का मेरे को एबनॉर्मल लॉस हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 20,000 रुपए से डाउन है। तो मुझे उसको सही करना है, मतलब मेरे को उस इम्पैक्ट को हटाना है, तो मैं उसे वापस क्या कर लूंगा? अप कर लूंगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है कितने का? 10,000 रुपए का। कौन से साल में हुआ है? 14-15 में। 14-15 का प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो 40,000 रुपए में ये इंपैक्ट है 10,000 रुपए के लॉस का, जिसे मुझे नहीं रखना, क्योंकि ये तो मेरे लिए मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड था ना। मेरा बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया था मुझे? 50,000। मैं इसमें इसको क्या कर रहा हूँ? एड बैक। समझ में आ रही बात? तो 50,000 कंसिडर करूंगा, ना कि 10,000। जो नेगेटिव ईयर है उसमें इसको नेगेटिव कंसिडर करूंगा, वो माइनस ही होगा। बात समझ में? तो ये कंसेप्ट हो गया एक, कि जब भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, हम केवल नॉर्मल प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे। तो अगर कभी कभी वो क्वेश्चन में ऐसा कोई एबनॉर्मल आइटम की डिटेल भी देगा, ईयर भी बताएगा, तुम्हें क्या करना है? उसको रिवर्स करना है। अगर गेन होता तो भी मैं रिवर्स करता, फिर मैं माइनस कर लेता। जैसे कोई गेन है जो मेरे लिए नॉर्मल नहीं था, तो मैं क्या करूंगा? उस गेन को माइनस कर लूंगा। क्या है? लॉस एक्सपेक्ट किया होगा इसमें। क्या बोल रहे हो तुम? समझ रहे हो? ये नेगेटिव के 25,000 है, हम्म। तो ये अगर लॉस है ऑलरेडी मेरा। हाँ, ये loss है, तो तो अब मैं क्या हुआ? इसमें 10 से इस साल कुछ हुआ है, पहले तो ये बोलो क्या हुआ है? एबनॉर्मल लॉस बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? अब ये फिर वही रटना पड़ेगा ना तुमको, नहीं तो ये रटना, तुम मुझे सोच के तुम बताओ। फिर तुम प्लस माइनस खेल रहे हो और मैं तुमसे प्लस माइनस मना कर रहा हूँ। तुम्हें 25,000 रुपए का नुकसान गिन के बैठो कि मेरे को इस साल 25,000 का नुकसान हुआ है, और 10,000 का एक मैंने खुद काउंट करके रखा है जो एबनॉर्मल है। तो मेरा नुकसान 25 है कि 15 है? अब इसके लिए तुम क्या रटोगे कि इसमें ऐड करूं कि मैं माइनस? मैं वो इसी उसी सेंस में समझा रहा हूँ कि माइंड ही अप्लाई करना है उसमें। रट के वो तो भूल जाओगे, वो तो कंफ्यूज हो जाओगे उस दिन। तुम खुद सोचो, 25,000 का नुकसान है जिसमें 10,000 का नुकसान एबनॉर्मल है, तो मेरे लिए बिजनेस लॉस 25 नहीं है, 15 है, क्योंकि वो 10 तो एबनॉर्मल था। अब वो 25 से 15 बनेगा कैसे? तुम तो वही करो जो कर रहे थे अभी तुमने। 25,000 अगर प्रॉफिट होता और तुम्हें लॉस एड बैक करना होता, तो तुम 10,000 ऐड करके इसको 35 बनाते। अब 25,000 माइनस में लिखा है और तुम्हें इसको 15 बनाना है। तुम कॉमन सेंस से बताओ, ये 10,000 क्या मैंने कुछ अलग किया?
मैं कुछ भी अलग नहीं करता कभी भी ऐसे, ना कभी ऐसा सिखाता हूँ, वो होता भी नहीं है। इम्पैक्ट नहीं बदलते ऐसे। तो ये तो 10,000 प्लस ही हो रहा है, ये हो कि ये हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ये देखो। ऐसे एक बार अपने आप को कर लोगे ना जस्टिफाई कि किया क्या मैंने, तो फिर वो तुम्हारे दिमाग में सेट रहेगा, यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल लॉस रिवर्स करना है, एक लॉस रिवर्स करना है, एक डेबिट आइटम फिर से क्रेडिट करना है, तो प्लस ही होना है प्रॉफिट में। प्रॉफिट में प्लस ही होगा ना, डेबिट आइटम क्रेडिट करना है तो उसको मैथमेटिकली जितना सोचोगे उतने कंफ्यूज होगे, जितना अकाउंटिंग टर्म में सोचोगे उतना आसान लगेगा। तो माइनस भी होता तो कुछ उसमें घबराने की बात नहीं रहती है। ठीक है। इसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ो, ये इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन में। क्या क्या हो रहा है For देखो। change, the effect was able to predict